नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिन बिंदुओं पर राज्य को मार्गदर्शन और निर्देश दिए गए हैं, उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर स्पष्ट और व्यावहारिक रणनीति तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं और नीतियों को भी जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। आपको बताते चले कि नीति आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए और सीएम धामी मुख्य सचिव को भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। दरअसल भारत सरकार का एक प्रमुख नीति निर्माण निकाय है और ये योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 के अस्तित्व में आया था, जहां पर नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये आयोग केंद्र और राज्यों के बीच में सहकारी सहवाद को बढ़ावा देने और सतत विकास के लिए रणनीति तैयार करने का काम करता है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि दीर्घकालिक नीति पर रणनीति तैयार की जाती है और राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में साझेदारी को भी बढ़ाना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना है और इस दौरान बीजेपी पार्षद, कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हर बार नए विषयों को साझा करते हैं, जिसके चलते इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से गुजरात के लोगों ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, साथ ही कैसे वेस्ट पेपर को रिसाइकिल कर इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। देखिए, जितनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं, कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी कि हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं, उसको रिसाइकिल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वन्य जीवों की सुरक्षा जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें बताया किस प्रकार आज गुजरात के लोगों ने पहल की और वहां पर टाइगरों की संख्या बढ़ गई। उन्हें बताया कि हनी के क्षेत्र में, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, हल्द्वानी में सुबह की बारिश के चलते शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या सामने आई है, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थिति को जल्द सामान्य कर दिया है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह स्वयं नगर निगम की टीम के साथ में प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जलभराव की शिकायतें कालाडूंगी चौराहे स्थित कालू सिद्ध मंदिर, शीश महल, कुसुमखेड़ा और लाल डांट क्षेत्र से प्राप्त हुई थी। नगर निगम की सफाई टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इन स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था की है। कालाडूंगी चौराहे के कालू सिद्ध मंदिर और लाल डांट चौराहे पर जलभराव की मुख्य वजह पीडब्ल्यूडी की लापरवाही बताई है। आपको बताते चले कि नगर निगम प्रशासन ने संज्ञान लिया है।
दरअसल नगर आयुक्त ने जायजा लिया, झमाझम बारिश हुई जिसके बाद जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिस दौरान तमाम तरह की समस्याएं लोगों में देखने को मिली हैं। और साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हो गया है और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दरअसल केरल में शनिवार को मानसून ने प्रवेश कर लिया है और इस साल मानसून के दौरान उत्तराखंड में जमकर बारिश होने की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने के भी आसार हैं। खासतौर पर पर्वतीय जिलों में कई दौर की तेज बारिश होने से मुश्किलें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं और इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पहले ही पूर्वानुमान जारी किया गया है। हालांकि मानसून के दौरान होने वाली बारिश के संबंध में आगामी दिनों में भी पूर्वानुमान जारी किया गया और उत्तराखंड में मानसून 10 से 20 जून के बीच में दस्तक। आज बारिश आई थी, उसके बाद अभी कालू सिद्ध मंदिर के पास और एक अन्य स्थान पर जलभराव की सूचना आई है और उसका भी वजह ये रहा है कि वहां पर निर्माण हो रहा है, जिसके कारण उसमें अभी नाली नहीं बन पाई है। तो उसमें पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पे लगाया गया है, ह्यूम पाइप उन्होंने डाल दिया है, वहां भी निकासी हो गई है। दूसरी जगह चूंकि गली नीचे लो लैंड में है, नीचे बनी हुई है, तो वहां सोक पिट जो था उसकी सफाई कराई गई है, वहां भी पानी की निकासी हो गई। अभी हम लोग लाल डाट पे खड़े हैं, लाल डाट पे पीडब्ल्यूडी का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। हल्द्वानी के चोर गलिया क्षेत्र के नंधौर नदी में अचानक से पानी आ गया, जिस वजह से खनन कार्य में लगे वाहन स्वामियों और मजदूरों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में गाड़ियों को नदी से बाहर निकाला गया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, कई गाड़ियां पानी में डूब गई। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में सुबह घनघोर बारिश होने की वजह से अचानक से नंधौर नदी में पानी आ गया। इसके बाद वहां से सभी खनन का कार्य कर रहे वाहन को हटाया गया। फिलहाल किसी प्रकार के जानमाल की नुकसान की जानकारी नहीं मिली है और पानी अब कम हो चुका है। पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों में तेज बारिश होने की वजह से नंदौर नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर बढ़ने से जो खनन क्षेत्र में जो वाहन खनन कर रहे थे वो वाहन नदी में फंस गए थे। मौके में किसी भी वाहन के बहने की कोई सूचना नहीं, न ही किसी प्रकार की जनहानि या क्षति की कोई सूचना प्राप्त हुई। सिर्फ खनन जारी रहेगा या अभी पानी में बंद रहेगा? हाँ, पानी जब तक हमारा कम नहीं होता है। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक के धारी गांव और आसपास में बीते कुछ समय से एक अज्ञात हिंसक जानवर के हमलों से ग्रामीण भयभीत हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जानवर उनकी बकरियों पर हमला कर उन्हें मार रहा है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि हमलों का तरीका किसी सामान्य वन्यजीव से मेल नहीं खाता। ना तो ये जो हमला है वो बालू जैसा है, ना ही गुलदार है। जानवर की पहचान स्पष्ट न हो पाने के कारण क्षेत्र में अनिश्चितता है और भय का वातावरण बना हुआ है। अज्ञात जानवर अब कुल 26 बकरियों को अपना निशाना बना चुके हैं। पहले मेरे 1 लाख रुपए का बकरी नुकसान हो गया और सब बकरे मार दिए। उस समय के ले रखे थी और उस समय का मार दिया। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अब इसी काम से मेरा गुजारा चलता था और फिर मैंने दोबारा कर्जा लेके बकरी लिया, फिर 12 जीवन, फिर उसने मार दिए सब। मकान पक्का मकान है, छत तोड़ कर निकल नीचे गया। वो मकान भी पक्का बना रखा है, दरवाजे भी सब मजबूत है। अपना छत तोड़ के गया, छत तोड़ के ऊपर भी आया। सरकार अगर हमको कोई मदद मिल जाए तो सही है। अगर गरीब आदमी अपना रोजगार निकल जाए हुआ। पिछले विगत 6 माह से हमारे मनियार सिंह पश्चिमी तहसील पौड़ी के अंतर्गत विकासखंड कलजीखाल में अब ये जानवर है कोई, अब इसका भी पुष्टि नहीं कर पा रहे हम कि ये बाघी है या भालू है क्या है। लेकिन आंखों किसी ने नहीं देखा। रात को आ रहा है तो छतों को तोड़ रहा है और पशुओं को हानि पहुंचा रहा है। ये इसी गांव में, अगर मैं आज जहाँ पे खड़ा हूँ धारी गांव में, तो 6 जनवरी को 12 बकरी खाई थी सोनलाल के और फिर आज 14 बकरी उन्हीं के घर में फिर मार दिया है। तो एक ही पशुपालक को इतनी जबरदस्त हानि पहुंचाई उस अनजान जानवर ने। और इससे पहले 3 दिन पहले
20 तारीख को मई में 16 में त्रिलोक सिंह जी की अपना 12 बकरी, और अभी दूसरी बगासू में अर्जुन सिंह जी की। जनवरी में भी 6 जनवरी को भी 12 बकरियां पहले भी मार चुका अज्ञात जानवर, और कल रात को भी उसकी 14 बकरियों को सोनलाल जी की और दरवान की बकरियों को अज्ञात जानवर ने फिर मार डाला है बाड़ी में ही। पहले वो दरवाजा तोड़ के आया था, उन्होंने दरवाजा लगाया था, और अब उन्होंने वो छत तोड़ के आ गया। और काश्तकार को मुआवजा भी मिलना चाहिए और आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए। मेरे पास जो वन क्षेत्र अधिकारी से रिपोर्ट आई है उसमें हमारे संज्ञान में ये आया है कि कल कलजीखाल ब्लॉक में जो दहरी गांव है उसमें एक जो छानी है उसमें गुलार एंटर किया था, और 14 बकरियों को जो है उसने निवाला बनाया है। और इसमें जो है वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर इसमें पंचनामा किया गया है, और मानव वन्य जीव संघर्ष राहत नियमावली के तहत जो है जो पीड़ित परिवार है उनको धनराशि आवंटित की जाएगी। ये सोनलाल जी की बकरियां। इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लू के थपेड़े भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसी को लेकर देखा यह भी जा रहा है कि राजकीय चिकित्सालय के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी डिहाइड्रेशन जैसे मरीज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बच्चों और बड़ों को उल्टी, दस्त जैसी शिकायत आम हो चली है, और इस बीमारी से लोगों की जानें भी चली गई हैं। इसी को लेकर एलडी भट्ट उप जिला राजकीय चिकित्सालय के कई विभागों के अलग अलग डॉक्टरों ने अलग अलग राय दी है। डॉक्टरों ने ज्यादा पानी पीने, नींबू का इस्तेमाल करने और धूप से बचने की हिदायत दी है। बच्चों ने, आपको बताते चले कि डॉक्टरों ने बच्चों को, गर्भवती महिलाओं के लिए भी एडवाइस जो है वो दी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस बढ़ती हुई गर्मी में कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी हमारी लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, घर से बाहर ना निकलें तो ही सबसे ज्यादा बढ़िया है, मगर आम किसी को कुछ न कुछ पड़ता ही है। तो सर्वप्रथम बचाव में ये रहेगा कि हमें प्रॉपर तरीके से अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है, पानी पीना है। अगर हम लोग पैदल चल रहे हैं या हमारा पसीना बहुत निकल रहा है तो सबसे अच्छा है इसमें कि हम ORS पी लें। लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पी लें, चाय पी लें, मगर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। चाहे ये कोल्ड ड्रिंक हो, ये जो जूस आते हैं, इनसे और डिहाइड्रेशन होता है। चाय से, कॉफी से और डिहाइड्रेशन करते हैं। कल मैं खुद भी देख रही हूँ कि मेरे पास भी हर तीसरा या चौथा मरीज, हर महिला इस तरह की ही दिक्कत लेके आ रही है कि लूज मोशन, वॉमिटिंग। तो ये क्या कारण है ना कि इतनी गर्मी ज्यादा पड़ रही है, और इससे बचाव के लिए तो जो महिलाएं हैं, जो खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं, खूब पानी पिए और गर्मी से बचते रहे। और दूसरी चीज ये है कि जो खान पान है उनका वो अपना अच्छा रखें। अच्छे का मतलब है कि जो बाहर की चीजें हैं उनसे परहेज करें, घर का सादा खाना खाएं, नारियल पानी जैसी लिक्विड डाइट को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसकी गर्मी के लिए बचाव सब में होना चाहिए, बड़ों में भी बच्चों में भी। खासकर हम बच्चे के डॉक्टर हैं तो हम बच्चे के बारे में बताएंगे कि बच्चे में जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने से कम वाले, सबको दूध ज्यादा पिलाना होता है। हर 2 घंटे में कम से कम मान के चलिए, वजन के हिसाब से या एज के हिसाब से, कोई 2 महीने का, कोई 3 महीने का, कोई 4 महीने का, कम से कम 50-60 ml दूध तो हर 2 घंटे में पिलाना ही पिलाना होता है। बच्चे क्या करते हैं, 2-4 चुस्की मारते हैं, सो जाते हैं। घर वाले माँ बाप जो है ना लिटा देते हैं, सुला देते हैं कि जब जागेगा तब पिलाएंगे। ऐसा नहीं करना होता है। अभी जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, 2-3 साल से देखें तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 45-46 डिग्री सेल्सियस जाता है। जब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो स्किन में पसीना आता है, पसीना उड़ जाता है, पानी नहीं गर्म सही से पीते हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी के साथ साथ में पसीना जब ज्यादा आता है इतनी गर्मी में, तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट जो मेन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड की कमी हो जाती है। तो जब अगर बाहर धूप में ज्यादा निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि धूप में निकलने की जो समय है वो सुबह या शाम के टाइम रखें बाहर निकलने के लिए। जब कड़क धूप पड़ती है दोपहर के समय बाहर ना निकलें। कोशिश करें कि कपड़े फुल पहने, हाफ कपड़े ना पहने। बागेश्वर में जिला मुख्यालय सहित जनपद के कई क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश से लोगों को तपती गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिली है। क्षेत्र में भीषण गर्मी से लोगों का दोपहर में घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है और बेतहाशा गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। झमाझम हो रही बारिश के चलते किसानों ने भी राहत की सांस ली है। क्षेत्र में काफी समय बाद में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी लाती है।
तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिससे किसानों ने चैन की सांस ली और वहीं लोगों को भी गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिली है। जहां पर तपती हुई धूप के चलते तमाम तरह की परेशानियां लोगों को देखने को मिल रही थी और इस दौरान बारिश से गर्मी से राहत मिली है। और वहीं जगह जगह पर जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ा। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बागेश्वर में भी झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद में वाटर लॉगिंग की समस्या भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की परिषद की 10वीं बैठक की गई है और नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के चलते शहरों में ड्रेनेज की समस्या एक बड़ी चुनौती बन गई है, जिस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिए विशेष योजना बनाई जाने का अनुरोध किया है। सीएम ने पीएम कृषि सिंचाई योजना की गाइडलाइंस में लिफ्ट इरिगेशंस को शामिल करने का भी अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते वर्तमान में पर्वतीय क्षेत्र का मात्र 10% भूभाग सिंचित हो पाया है। नीति आयोग की 10वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर नीति आयोग की बैठक सफलतापूर्वक हो गई और यहां पर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। विकास की गति बढ़ाने की जरूरत है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल अवश्य विकसित करना चाहिए। पर्यटन गंतव्य के रूप में आसपास के शहरों का भी विकास होगा। भविष्य के लिए तैयार शहर बनाने होंगे और विकास नवाचार की स्थिरता और भारत के शहरों के विकास का भी इंजन होना चाहिए। उन्होंने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने के पर ही जोर दिया है। हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए ताकि महिलाओं को कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति आयोग की बैठक में यह भी कहा कि सीड मनी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की शहरी चुनौती कोष बनाया जा रहा है। भारत दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए हैं। भारत को इस बदलाव की गति को बढ़ाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद में आसपास के राज्य भी सतर्क हो गए हैं। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट हो गया है। इसके बाद नैनीताल और देहरादून, साथ ही चिड़ियाघर सहित जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सेंटर जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गाइडलाइन जारी की गई है। उसी के हिसाब से उत्तराखंड में भी एसओपी जारी कर दी गई है, चाहे वो जू पार्क हो या फिर प्रोटेक्शन एरिया हो। वहां पर जो भी हम खाना जानवरों को देते हैं वो फ्रेश मीट ही होना चाहिए। अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है तो उसका मीट अगर दिया जाएगा तो इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। आपको बताते चलें कि बर्ड फ्लू के मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर एक बाघिन की मौत भी हो गई है। इसके बाद में हाई अलर्ट पर किया गया है चिड़ियाघर प्रशासन। अब बर्ड फ्लू वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगा, जिसमें चिड़ियाघर प्रशासन भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को पत्र लिखा गया है। आपको बताते चलें कि बर्ड फ्लू से निपटने के लिए
देखिए, सेंट्रल यूथ अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें जो ये इसको वर्ल्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीट ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर माना बर्ड फ्लू से मरा है, उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा है। प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का काम अब सिर्फ अफवाह उड़ाना रह गया है। कांग्रेस के द्वारा प्रदेश के लोगों को सिर्फ भ्रमित किया जाता है, जबकि स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर पहले भी कह दिया गया है कि किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला जाएगा। देखिए, कांग्रेस सिर्फ जनता के बीच में शिगुफा फैलाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है, और प्रत्येक नेता जो है केवल और केवल मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए सबसे पहले बयान देता है और मुंह की खा के गिरता है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये क्लियर कर दिया है, किसी भी स्टेडियम का नाम नहीं बदला है, बल्कि यथाचित है, और जो भी उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन नाम किसी का चेंज नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आदत सी पड़ गई, और कांग्रेस अपने कार्यकाल को देखिए कि उन्होंने कितने नाम चेंज किए, उन्होंने कितने नामों को परिवर्तन किया, क्योंकि समय समय पर होता है, ये समय समय पर चलता है, क्योंकि इतिहास हमारा है, और इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखेंगे तो कांग्रेस अगर देखेगी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो पन्ने हैं वो धूमिल होते हुए नजर आएंगे। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के मसूरी पहुंचने पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की। सरकार द्वारा देश में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। ये उत्तराखंड तो वैसे भी जो है विकास के महामार्ग पर है। ये तो गांव-गांव उत्तराखंड में सड़कें पहुंच गई हैं। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 500 परिवारों पर एक सड़क दी थी। आदरणीय मोदी जी ने 150 परिवारों पर एक सड़क पहुंचा दी। तो अब उत्तराखंड का हर गांव सड़क से, बिजली से जुड़ गया है। तो उत्तराखंड तो विकास की तीव्र गति से विकास के मार्ग पर चल रहा है। आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का जो है सतत विकास हो रहा है। हल्द्वानी में आगामी 1 जून को कांग्रेस भव्य जय हिंद यात्रा करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के चलते कांग्रेस इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार गुरदीप सप्पल सहित सैकड़ों कुमायूं मंडल के कांग्रेस नेता मौजूद रहे, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी 1 जून को जय हिंद यात्रा में जुटने और सेना को धन्यवाद देते हुए केंद्र सरकार का पर्दाफाश करने के लिए निर्देशित किया है। कांग्रेस के सीएम की लीडर है। पूरे देश की तरफ से जो भी देशभक्त लोग हैं उनकी तरफ से पुंछ के उन लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए पुंछ में हैं, जिन्होंने इस युद्ध में अपनों को खोया है, कुर्बानी दी है, और उनके आंसू पहुंचने और देश की ओर से ये कहने कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी आज पुंछ में हैं, और साथ में वो लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश बलिदान देने के लिए तैयार था, जब हर व्यक्ति देश का ये कह रहा था कि हम इतने सक्षम हैं कि हम अब पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे,
तो ट्रंप के कहने पर या ट्रंप की घोषणा पर हमने पांव वापस क्यों खींच लिए, और क्यों ट्रंप के सवालों का जवाब आज भी प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे रहे हैं, क्यों वो खामोश है? देखिए, नेता तो हमारा जो स्थानीय नेतृत्व है, जो हमारे कार्यकर्ता है, मैं तो उनको ही नेता मानता हूं। और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है वो इतना सशक्त तरीके से और इतनी सहजता के साथ, भारत की सरकार हो चाहे हमारी भारत की सेना हो जिस पर हमें गर्व है, उनके साथ हम लोग खड़े रहे। लेकिन सवाल ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी हिंदुस्तानवासी कबूल करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है भाई कि सीज फायर वो ट्वीट करे पहले, उससे पहले कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या जो हमारी कर्नल सोफिया विंग कमांडर व्योमिका जो जिनकी हम हर दिन प्रेस सुन रहे थे, वो घोषित करती। डोनाल्ड ट्रंप पहले ट्वीट कर दे रहे हैं और भारत का कोई इस पर स्पष्टीकरण नहीं है। और कांग्रेस द्वारा आयोजित जय हिंद रैली हमारे शौर्य, पराक्रम, वीरता के प्रतीक, हमारे सैनिक जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सीमा की सुरक्षा की है, और आज भी हम सुरक्षित हैं, अपने सेनाओं पर हमें गर्व है। उसी को लेकर कांग्रेस 1 जून को ऐतिहासिक रैली करने जा रही है, जिसमें हम जो हमारे सैनिक हैं, पूर्व सैनिकों का, उनके परिवारों का, उनके परिजनों का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, और उनके जो उद्गार है, उनके भाव हैं, उनसे भी हम कुछ सीखना चाहते हैं। इस रैली का मकसद क्या है? फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।